हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, भारत के शिक्षा प्रणाली के बारे में। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या शॉर्टकमिंग्स है, क्या कमियां हैं, हम उस पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी सरकार नया एजुकेशन पॉलिसी ज़रूर वो लेकर आए हैं, लेकिन उसका असर दिखने में अभी सालों साल लगेंगे। सो दोस्तों, अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या दिक्कत है, क्या कमियां हैं, या पीछे भी क्या कमियां रही हैं, उन सभी बातों को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ड्रीम है सुपर पावर बनने का। हम सब सपना देखते हैं, हम सबका ड्रीम है कि आज जैसे यूएस को हम सुपर पावर कहते हैं, हमारा देश भारत भी एक दिन सुपर पावर बने, और हम सबकी यही इच्छा है, हम सबका यही सपना है। लेकिन दोस्तों, ये तभी हम पूरा कर पाएंगे, भारत सुपर पावर तभी बन पाएगा जब हम अपने देश से अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेंगे। दोस्तों, वो अलग बात है कि भारत में अभी अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 30-40-50 साल में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, हम सुपर पावर तभी बन पाएंगे जब हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेंगे, जब हम अपने देश से गरीबी को दूर करेंगे, हम टेररिज्म जैसे प्रॉब्लम को इस देश से हम ख़त्म करेंगे, और हम अपने इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करना होगा, जो हमको मतलब फुलफ़िल करना होगा, उसके बाद ही हम सुपर पावर बन सकते हैं। और दोस्तों, ये हम सबका ड्रीम है, और एक दिन हम ज़रूर बनेंगे। लेकिन सुपर पावर बनने से पहले हमें इन चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसा कि अभी मैंने बताया, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, टेररिज्म, और भी कई सारी बातें हैं। दोस्तों, अगर हम इफ़ यू विल ट्राई टू फाइंड आउट, अगर हम खोजने की कोशिश करें कि ये सब कैसे हो पाएगा, तो दोस्तों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये डिपेंड करता है भारत के यूथ पे। और दोस्तों, भारत बहुत ही यंग कंट्री कहा जाता है पूरे विश्व में। सबसे ज़्यादा अगर यंग लोग किसी कंट्री में, जवान लोग रहते हैं, तो वो है भारत। भारत एक बहुत ही जवान देश है, यंग कंट्री है। सो दोस्तों, किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है वो उस देश के यूथ पे डिपेंड करता है। और दोस्तों, इंडिया के जो यूथ हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? अगर सिंपल मैं आपसे सिंपली पूछूं कि जो भारत के यूथ हैं, अगर वो इंडिया को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, अगर वो इंडिया में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो वो किस पे डिपेंड करते हैं? तो दोस्तों, वो डिपेंड करते हैं प्रॉपर एजुकेशन पे। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही ख्याल आएगा, यही आंसर आएगा कि एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन। क्योंकि अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है, अगर इंडियन यूथ जो है वो एजुकेटेड नहीं है, तो फिर वो अपने देश के डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? तो जब आपसे अगर कोई पूछेगा कि जो हमारा यूथ है वो किस पे डिपेंड करता है, तो दोस्तों उसका आंसर होगा प्रॉपर एजुकेशन पे। दोस्तों, हम अपना एजुकेशन हम सब इंडिया में ही हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन दोस्तों क्या हमें प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है? सो ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन क्यों, ये एक सवाल है। हम भारत में ही पढ़ रहे हैं, क्या हमें प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? तो चलिए वीडियो में हम आगे वो अब डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि क्या कमियां हैं। द प्रॉब्लम्स विद आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ क्या दिक्कतें हैं? दोस्तों, आज जिस तरीके से हमें पढ़ाया जा रहा है वो वही तरीका है जो आज से शताब्दी पहले पढ़ाया जाता था। वी आर बीन टॉट इन द सेम वे एज वी वर टॉट मोर देन अ सेंचुरी अगो। मतलब सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, यानी आज से 100 वर्ष पहले जैसे पढ़ाया जाता था, जो सिस्टम था, जो तरीका था, प्रणाली था, आज भी हमें उसी पैटर्न में पढ़ाया जाता है। और दोस्तों, अगर मैं इसको रिप्लेस करूं कि हमें स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, और स्कूल जो है वो एक फैक्ट्री की तरह है, और हमें वहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। हमें मैन्युफैक्चर किया जाता है एक रोबोट के तौर पे, और डिग्री टेकिंग मशीन के तौर पे, जो कि जॉब कर सके। यानी कि हमें आज इस तरीके से स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ताकि हम एक डिग्री ले सके, और ऐसा डिग्री ले सके जिससे कि हम जॉब कर सके। तो बेसिकली हम स्कूल में हमें पढ़ाया नहीं जा रहा। स्कूल इज जस्ट लाइक अ फैक्ट्री वेयर वी हैव बीन मैन्युफैक्चरिंग। स्कूल एक फैक्ट्री की तरह है जहां हमें मैन्युफैक्चर किया जा रहा है रोबोट की तरह, और वो रोबोट जो कि जिसके पास एक डिग्री है और वो एक जॉब कर सके। दोस्तों, हमारे भारत में पुराने टाइम में क्या होता था? हमारे यहाँ गुरुकुल्स होते थे, और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उन गुरुकुल्स के लिए स्पेशल क्या बात था? उन गुरुकुल्स की अगर हम बात करते हैं तो उनमें स्पेशल क्या था, क्या खास बात था? तो दोस्तों,
वहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक थिंग नहीं पढ़ाया जाता था। जैसे हमारा भी स्कूल में क्या है कि हमें इस तरीके से पढ़ाया जाता है, वही चीज़ें पढ़ाई जाती है जिससे हमें कोई एक डिग्री मिले और उस डिग्री से हम कुछ जॉब पा सकें। तो हमारे गुरुकुल्स में ऐसा बात नहीं था, वहाँ पे कोई स्पेसिफिक थिंग्स नहीं था जो हमें पढ़ाया जाता था। देयर वर नो स्पेसिफिक थिंग विच वर टॉट देयर। जो वहाँ स्टूडेंट्स थे उनको इस तरीके से पढ़ाया जाता था कि आगे चल के वो अपने लाइफ में किसी भी सिचुएशन में, अगर उनके साथ कैसा भी सिचुएशन आता है, वो उसमें ढल सके, उसमें अडॉप्ट कर सके। उनको बेसिक नॉलेज दिया जाता था। और जो उनके गुरु हुआ करते थे वो सीक्रेटली इस बात को एनालाइज करते थे कि उनके किस स्टूडेंट में क्या स्पेशल टैलेंट है, वो किस फील्ड में अच्छा है। मतलब वो सिर्फ ये नहीं देखते थे कि मुझे सिर्फ पढ़ाना है और उसको रटवाना है, ऐसा बात नहीं था। और ना ही वहाँ पे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। वहाँ पे सभी चीज़ों को पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था स्टूडेंट को कि लाइफ में किसी भी सिचुएशन में आपको किस तरीके से ढल जाना है, और जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो वहाँ पे बताया जाता था। और साथ में जो गुरुजी होते थे वो इस बात पे भी ध्यान देते थे कि उनके किस स्टूडेंट में क्या स्पेशल टैलेंट है, वो स्टूडेंट किस फील्ड में अच्छा है। अब दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सभी जानते हैं इनके बारे में। इन्होंने कहा था कि एवरीवन इज अ जीनियस, हम सब जीनियस हैं। आगे उन्होंने ये कहा कि इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइम अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। दोस्तों, अगर आप किसी फिश को उस एबिलिटी से जज करेंगे कि वो ट्री चढ़ पाता है कि नहीं, पेड़ पे चढ़ पाता है कि नहीं, तो दोस्तों जिंदगी भर वो सोचेगा कि मैं स्टूपिड हूँ। सो दोस्तों, सेम अप्लाई होता है हमारे स्कूल्स में। और यहाँ पे जो फीस है वो कोई और नहीं, स्कूल में पढ़ रहे जो स्टूडेंट है वही है। दोस्तों, हमें इस बात को समझना होगा कि हर एक स्टूडेंट जो है, जो स्कूल में पढ़ता है, उसको एक तरीके से मेजर नहीं किया जा सकता ऑन द सेम स्केल। एवरीवन कैन बी, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरीवन कैन बी मेजर ऑन द सेम स्केल। आप हर एक स्टूडेंट को एक ही स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो स्टडीज में, पढ़ाई लिखाई में, एकेडमिक में अच्छे होते हैं, जबकि कुछ अदर एक्टिविटीज़ में गुड होते हैं, अच्छे होते हैं। एवरी स्टूडेंट हैज़ डिफरेंट टैलेंट। हर स्टूडेंट के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। और तभी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि सबके सब जीनियस होते हैं। यानी कि कोई खेल में अच्छा होगा, कोई क्रिटिकल थिंकिंग में अच्छा होगा, कोई एकेडमिक में अच्छा होगा, कोई म्यूजिक में, कोई डांसिंग में। यानी कि हर स्टूडेंट के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट तो जरूर होता है। Every student needs a teacher who do not teach but guide, a teacher who can help her identify and follow their passion। दोस्तों, हर एक स्टूडेंट की ज़रूरत होता है कि उसके पास एक ऐसा टीचर हो, तो वह एक ऐसे टीचर से पढ़ रहा हो जो कि सिर्फ उस बच्चे को पढ़ा ही नहीं रहे हो, साथ में गाइड भी कर रहे हो, मतलब स्टूडेंट को हेल्प कर सके इस बात को खोजने में कि उसके अंदर क्या टैलेंट है, और उस टैलेंट को और निखारने में, उसको ग्रो करने में। दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर कंप्लेन है वो क्या है? द रोड सिस्टम। रोड सिस्टम यानी कि रट्टे मारने का सिस्टम। दोस्तों, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रैमिंग एंड लर्निंग। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको रटने में और उसको सीखने में बहुत बड़ा फर्क होता है। दोस्तों देखिए, एक जो रोबोट होता है उसका भी जो मेमोरी है वो बहुत शार्प होता है, फास्ट होता है, हमसे कहीं ज़्यादा फास्ट होता है। बट व्हाट इट लाइक इज द ब्रेन, यानी कि उसमें ब्रेन नहीं होता है लेकिन उसका मेमोरी भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि जो स्टूडेंट हैं, और इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम का पूरा ढांचा है कि उसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि कौन स्टूडेंट कितना ज़्यादा रट सके, क्रैम कर सके। हमारे यहाँ एग्जाम्स में क्या है, जो रटने की जो प्रक्रिया है वो बेसिस माना जाता है ऑफ पासिंग द एग्जाम। आप रट के एग्जाम को पास कर सकते हैं। चिल्ड्रेन हु आर एक्सपर्ट इन क्रैमिंग अप थिंग्स इजली passes the exam with outstanding grades। वो स्टूडेंट्स जो कि एक्सपर्ट होते हैं रटने में, यानी कि किसी भी आप उनको कितना भी हार्ड सब्जेक्ट दे दीजिए, कितना भी हार्ड कंटेंट दे दीजिए, वो उसको रट लेंगे, मगअप कर लेंगे। तो वैसे जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो एग्जाम्स को बहुत ही अच्छे ग्रेड से पास करते हैं। बट व्हाट हैपन्स आफ्टर द एग्जाम इज ओवर। जब एक बार एग्जाम खत्म हो जाता है, ओवर हो जाता है, तो फिर क्या होता है? क्या उनके दिमाग में कुछ बचता है? नहीं बचता है दोस्तों, वो सब क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। एवरीवन फॉरगेट्स व्हाट दे स्टडी। सब भूल जाते हैं कि उन्होंने एग्जाम से पहले एग्जाम के लिए क्या पढ़ा था। और दोस्तों, रिजल्ट के बाद सब लोग यही सोचते हैं कि जिसने इस एग्जाम में टॉप किया है या जो जिसके आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छे ग्रेड आए हैं वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। मतलब इन सब में, बाकी स्टूडेंट्स में ये सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि वो क्या जानते हैं,
तो वो अपने आप को डिफेंड ये कहकर करेंगे कि यू कैन सी इट इन माई ग्रेड्स, आप हमारे ग्रेड्स को देख के जान सकते हैं कि हम क्या क्या जानते हैं। यानी दोस्तों आप उनसे अगर कुछ पूछते हैं और उनको उसका जवाब नहीं आएगा तो वो यही कहेंगे कि यू कैन सी इट इन माई ग्रेड्स, आप हमारे ग्रेड्स में देख सकते हो कि हमें क्या क्या आता है। क्यों? क्योंकि उनके ग्रेड्स इतने अच्छे हैं, उन्होंने एग्जाम में इतने अच्छे ग्रेड लाए हैं। वो यही बताता है कि क्योंकि उसके अच्छे ग्रेड्स आए हैं यानी कि वो हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, चाहे सच्चाई जो रियलिटी है वो कुछ और भी हो। दोस्तों और भी फैक्टर्स हैं जिस पे हम अब बात करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे फैक्टर क्या है, नेग्लेक्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। अब इंडिया में दोस्तों क्या होता है कि हमारे यहाँ अलग अलग राज्य हैं, हर राज्य का अपना एक लैंग्वेज है। जैसे कि कुछ कई स्टेट्स में हिंदी ज़्यादा बोला जाता है, तो कहीं तमिल बोला जाता है, कहीं पे मलयालम बोला जाता है, कहीं पे पंजाबी बोला जाता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ हर स्टेट का अपना एक लैंग्वेज है। बट यहाँ पे क्या है कि सभी कुछ को, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें इस बात पे ज़रूर मतलब किया गया है, ध्यान दिया गया है कि जो मदर टंग है उसी में पढ़ाया जाए। लेकिन दोस्तों इसका असर दिखने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। सो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हर किसी को इंग्लिश में फोर्स किया जाता है कि वो पढ़े, वो उसको रटे। लेकिन दिक्कत उन लोगों को आता है जहाँ पे कि जो लोग हिंदी में, जहाँ पे हिंदी बोला जाता है या बाकी लैंग्वेजेस बोले जाते हैं जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोला जाता है, तो जब उनको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है तो वो बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले पीछे रह जाते हैं, वो उनको कम्पीट नहीं कर पाते हैं जो इंग्लिश में अच्छे होते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ एक दिक्कत है, नेग्लेक्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। जो हमारे यहाँ लैंग्वेज एग्जिस्ट करता है हम उसको उतना वैल्यू नहीं देते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू देते हैं वो इंग्लिश को वैल्यू देते हैं। दोस्तों अगर हम जापान की बात करेंगे तो वहाँ के लोग इतने इंटेलिजेंट क्यों हैं? क्योंकि उनका सब कुछ जो पढ़ाया जाता है वो जापानीज में पढ़ाया जाता है। चाइना में क्या है कि वहाँ जो भी पढ़ाया जाता है वो चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करेंगे तो यहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर वो बच्चे मात खा जाते हैं, हार जाते हैं, पीछे रह जाते हैं जो इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं। चाहे उनके पास नॉलेज कितना भी हो, लेकिन जब उसी नॉलेज को उनको इंग्लिश में कहा जाता है कि आप बोल के बताइए, समझाइए, किसी के सामने प्रेजेंट कीजिए, तो वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो नॉलेज जो है वो अपने मदर लैंग्वेज सीखा होता है, तो वो इंग्लिश में उसको नहीं बता पाते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। एक्सपेंसिव हायर एजुकेशन, हमारे कंट्री में जो हायर एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं दोस्तों, स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 10th 12th काफ़ी अच्छे नंबर से वो स्कोर किए होते हैं, उनके पास काफ़ी नॉलेज होता है, बट क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, वो इतने अमीर नहीं होते हैं कि वो हायर एजुकेशन को अफोर्ड कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा होता है इंडिया में। और इसलिए कई बार देखा गया बहुत सारे ऐसे केसेस में कि उनको मजबूरन मतलब वो आगे और अचीव कर सकते थे, हायर एजुकेशन लेने के बाद वो जितना अचीव कर सकते थे उतना अचीव नहीं कर पाते हैं और उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और वो 10th 12th या ग्रेजुएशन के बाद वो पढ़ाई छोड़ देते हैं और कहीं जॉब में लग जाते हैं, जिससे कि उनके परिवार, वो अपने परिवार को चला सके। क्योंकि कई ऐसे फैमिली में इकलौता कोई मतलब जैसे कि उस फैमिली का कोई लड़का होता है जिसके ऊपर वो फैमिली डिपेंड करेगा, तो वो हायर एजुकेशन के लिए एफर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके सामने एक ये प्रॉब्लम आ खड़ा होता है कि वो हायर एजुकेशन के लिए सारा पैसा उधर लगा दे या अब वो पैसा अर्न करे जिससे कि वो अपने फैमिली को मतलब फैमिली के लिए चला सके। तो वो यही ऑप्ट करता है कि वो जॉब करेगा और अपने फैमिली को आगे बढ़ाएगा। तो क्योंकि हमारे यहाँ हायर एजुकेशन एक्सपेंसिव है तो ये भी एक दिक्कत है कि बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम का भी बहुत ही एक मतलब आप कह सकते हैं कि हार्श क्रूएलिटी है, रियलिटी है भारत में, कि यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से कई बार जो मेरिशियस स्टूडेंट होते हैं, जो मेरिट के बेस पे नंबर लाए होते हैं, लेकिन क्योंकि रिजर्वेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है वो हार जाते हैं इस सिस्टम के आगे। वो इस रेस में उनसे जो कम स्कोर किया हुआ जो स्टूडेंट होता है वो उनसे आगे निकल जाता है। लेकिन दोस्तों किसी को भी, कोई भी स्टूडेंट हो, वो रिजर्वेशन के दम पे कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। अचीव वही करेगा जिसके अंदर मेरिट होगा। लेकिन दोस्तों आज हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, जिनके अंदर मेरिट नहीं भी है या कम मेरिट वाले जो स्टूडेंट है वो रिजर्वेशन की वजह से आगे चले जा रहे हैं, और वैसे स्टूडेंट्स दोस्तों आगे जाकर देश के तरक्की में, प्रगति में कोई हेल्प नहीं करेंगे। देश को आगे वही स्टूडेंट ले जाएगा, वही बच्चा ले जाएगा आगे चलकर जो कि मेरिट के दम पे आगे बढ़ा हो। लेकिन रिजर्वेशन सिस्टम जो हमारे यहाँ मेरिट वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक तरीके से किल कर रहा है, उनको पीछे ढकेल रहा है। तो ये भी हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक मतलब बहुत बड़ा आप कमी कह सकते हैं। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। अब दोस्तों ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है, तो इसको आप बहुत ही आसान भाषा में समझिए कि
जो हाईली स्किल्ड और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, अगर वो एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते हैं, माइग्रेट करते हैं, क्यों? ताकि वो वहाँ पे उनको एक अच्छा कंडीशन मिल सके, वातावरण मिल सके और ज़्यादा इनकम उनको वहाँ पे मिल सके, वो ज़्यादा अर्न कर सके, तो वो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो दोस्तों भारत के साथ भी यही दिक्कत है। क्या है कि जो भारत में जो हाईली स्किल्ड और जो एजुकेटेड लोग होते हैं, क्योंकि उनको भारत में उस तरीके का एक अपना कंडीशन नहीं मिल पाता है और वो ज़्यादा पैसे अर्न नहीं कर पाते हैं, तो वो इस देश को छोड़ के वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए, जर्मनी, कनाडा ऐसे देशों में वो चले जाते हैं। और इससे भारत में क्या है कि ब्रेन ड्रेन की समस्या पिछले कई डिकेड से देखा जा रहा है दोस्तों। 90 यानी कि पिछले अगर हम 20 से 30 साल को देखें तो दोस्तों ज़्यादातर जो टॉपर होते हैं वो टॉप करने के बाद फिर इंडिया छोड़कर चले जाते हैं, और इस तरीके से इंडिया को ब्रेन ड्रेन का भी सामना करना पड़ रहा है। और ये तभी रोका जा सकता है दोस्तों जब उनके लिए इस तरीके का कंडीशन प्रोवाइड किया जाए कि वो इंडिया में ही रहे, इंडिया में ही अर्न करे, उनको इस तरीके का कंडीशन दिया जाए और इंडिया के डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट कर सके। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। वो भारत छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं और वहाँ के जो प्रगति में वो अपना योगदान देते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं और उनको एक बहुत ही बेहतरीन वातावरण मिलता है, कंडीशन मिलता है जहाँ पे वो काम कर पाते हैं। दोस्तों लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स, भारत के स्कूल्स में क्या है कि आज भी बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में वो लैक करता है, यानी कि जो बेसिक फैसिलिटी वहाँ पे होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं है। आज भी कई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे कि वही ब्लैक बोर्ड और चौक पे पढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों बाकी कंट्रीज का हम एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो दोस्तों इंडिया बहुत ही पीछे दिखता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी दिक्कत है। और दोस्तों जो हमारा बजट आता है वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री कि जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप किया जाए। तो दोस्तों ये सारी दिक्कतें हैं और रियलिटी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जिस पे हमको ध्यान देना होगा। और दोस्तों आप नेट पे, यूट्यूब पे ऐसे कई सारे वीडियो देख लेंगे, आर्टिकल देख लेंगे, हर कोई मतलब यही लिखता है, यही बोलता है, लेकिन ऐसा कोई चेंज देखने को मिल नहीं रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सब पढ़ते हैं, सब बताते हैं। आज मैं भी अपने इस वीडियो में आप लोगों से ये शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो मतलब हम लोग देख रहे हैं या आर्टिकल हम नेट पे पढ़ लेते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में, बट कोई ये एफर्ट नहीं करता है कि इसको चेंज किया जाए। हमारे यहाँ नया एजुकेशन पॉलिसी जरूर आया है, लेकिन वही बात है कि उसका असर दिखने में अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।